हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं रेडियो एक्टिविटी से 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो क्या हो जाएगा आंसर? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकुरल। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता किसका गुण हो जाएगा ना? रेडियो सक्रियता गुण हो जाएगा नाभिक का। ठीक है, नाभिक में यह सब पाया जाता है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का गुण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी। ठीक है, रेडियो धर्मिता की इकाई हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कि रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा विकिरण ये सब उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और आपका अगर अगला क्वेश्चन आता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है बाकी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो अल्फा किरणों पर आवेश कैसा होता है? 2 इकाई धनावेश होता है। ठीक है, अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है ना? धनावेश उपस्थित होता है और 2 इकाई धनावेश उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार की आवेश वहन करती है? तो बीटा किरणें किस प्रकार की आवेश वहन करती है? तो आपका ऑप्शन आंसर होना चाहिए ऋणात्मक। ठीक है, बीटा किरणें जो है 1 इकाई ऋणात्मक या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ठीक है, ऋणावेश वहन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों में कौन सा आवेश पाया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है कि गामा किरणों में कोई भी आवेश पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो शून्य आवेश। ठीक है, अल्फा किरण क्या हो जाएगा? 2 इकाई धनावेश। बीटा किरण क्या हो जाएगा? ऋणावेश। और गामा किरण क्या हो जाएगा? शून्य आवेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है? ठीक है, निम्न में से किसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इनमें से अल्फा बीटा गामा किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है अल्फा किरण की, सॉरी वेधन क्षमता गामा किरण की होती है सबसे अधिक, और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है अल्फा किरण की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जब क्षय हो जाता है रेडियो सक्रियता पदार्थ का, रेडियो सक्रिय पदार्थ जब क्षय होना शुरू होते हैं, क्षय होने के बाद अंतिम रूप में जो बदल जाते हैं वो होता है, उसका अंतिम रूप होता है सीसा। ठीक है, यानी कि लेड। लेड के रूप में ये अंतिम रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो ये तीनों तत्व जो है यूरेनियम, थोरोनियम और पोलोनियम, ये तीनों ही तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता को दर्शाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम जो है ये एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा हो जाएगा? जैसे कि हम लोग जानते थे अल्फा किरण में क्या होता था, अल्फा किरणों में दो आवेशित दो मतलब धनावेश। ठीक है, 2 इकाई धनावेश होता था। बीटा किरण क्या होता था? ऋणावेश होता था। ठीक है, बीटा किरणों में कौन सा आवेश? ऋणावेश पाया जाता था। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश यानी कि ऋणावेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर आना चाहिए बीटा किरण। ठीक है, बीटा। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? बीटा है इलेक्ट्रॉन का समरूप। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण क्यों किया जाता है? ताकि नियंत्रित अभिक्रिया जो है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित हो सके। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए बोरोन छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोरोन छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? तो रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेड। ठीक है, लेड के बने पात्र में रखा जाता है रेडियोधर्मी वस्तुओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछ सकता है, कार्बन C14, ठीक है, C14 डेटिंग का प्रयोग किसका आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? या फिर आपको पूछ सकता है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसकी आयु ज्ञात की जाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है, उसका आकलन करने के लिए की जाती है कार्बन डेटिंग का प्रयोग। ठीक है, चलिए तो 17 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और परमाणु बम का आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ था 1945 में। 1945 में क्या हुआ था? ये आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर यही परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, जिसका नाम था क्रमशः लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, जो सबसे पहले गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ये वो था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था वो होता है फैटमैन। ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम का जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओपनहीमर। ठीक है, रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? तो वो भी आपका आंसर आएगा रॉबर्ट ओपनहीमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन कण की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि यूरेनियम कण में जब न्यूट्रॉन को स्ट्राइक्स किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और उसको वो जो चेन रिएक्शन टाइप से बन जाता है, और उसी को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जाता है बोरॉन का रड के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बेकुरल के द्वारा सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो बीटा कण क्या होता है? ये होता है ऋणावेश होता है। ठीक है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश कब होता है? अच्छा, ऐसे अगर नॉर्मली नॉर्मली देखा जाए तो ऋणावेश कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी तत्व जो है, वो ऋणात्मक आवेश कब प्रदर्शित करता है? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तब वो ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है तो उसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, उसी प्रकार हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो परमाणु क्रमांक बढ़ गया, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद कर सकते हैं ऐसा। तो इसमें क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए 22 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से
परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा कण क्या होता है? 2 इकाई धनावेश होता है, ठीक है, 2 इकाई धनावेश होता है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई एलिमेंट, कोई तत्व धनावेश कब प्रदर्शित करेगा? जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन जब किसी को इलेक्ट्रॉन वो दान में दे दिया हो, ठीक है, जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया हो तब वो क्या करेगा? धनावेश को प्रदर्शित करेगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बस याद करने के लिए ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा ना? आपका आंसर आना चाहिए कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? आपका आंसर आना चाहिए यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते थे जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है C14 या फिर कार्बन डेटिंग से, और पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है या फिर कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर से रेडियोधर्मिता नापी जाती है, ठीक है। चलिए 27 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। एग्जाम्पल में आप फिर से जा सकते हैं 1945 में जो 6 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, और वो किस पर आधारित था? वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, ठीक है, जिससे बहुत ही हानिकारक विकिरण पैदा हुई थी, ठीक है। अगर संलयन की बात की जाए तो सूर्य का जो ऊर्जा होता है या फिर सूर्य में कौन सी ऊर्जा, किस कारण से ऊर्जा पाई जाती है? तो वो होता है हाइड्रोजन का संलयन, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन मिलकर संलयन करते हैं और एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिलकर उसका संलयन होता है 2 हाइड्रोजनों का, तो उस समय उसमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है और वो सूर्य का ऊर्जा है, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं कि सूर्य का ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? नाभिकीय संलयन से, ठीक है। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा विखंडन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो वो हो जाएगा विखंडन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो ये यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये तीनों ही रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो चॉकलेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जा सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।